अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा सलीम सिद्दीकी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी सूरत हाल, बलूचिस्तान के दिल दहला देने वाले खुदकुश हमले और बनों में फोर्सेस के बड़े ऑपरेशन की। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम मौशी ऐलानात और अमरीका ईरान कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान के मुमकिन सिफारती किरदार पर। नाजरीन, एक जाने पाकिस्तान सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल तो कर रहा है, तो दूसरी जानिब दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान के मासूम अवाम को निशाना बनाकर पाक धरती को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। आज कोयटा के इलाके चमन रेलवे फाटक के करीब शटल ट्रेन के पास खौफनाक खुदकुश धमाका किया गया। धमाके में एफसी एहलकारों समेत 18 अफराद जाँ बहक जबकि 35 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं और अतराफ में खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनो में पाक फौज, पुलिस और सीटीडी के मुश्तरका ऑपरेशन में 16 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। तो उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के शहर में पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जल्द तरक्की के सफर में चीन का हमकदम बनेगा। वज़ीर आज़म ने IT, ज़राअत, इकोनॉमिक जोन्स और मादनियात के शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि पाकिस्तान को कर्जों से ज़्यादा सरमायाकारी और महारत की ज़रूरत है। और अब हम एक सिफारती पेशरफ्त। अमरीकी और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान बैकडोर सिफारतकारी में कलीदी किरदार अदा किया, जबकि मुमकिना अमन मुआहदे का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। इन्हीं अहम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब और रहनुमा JUIF मीर यूनुस साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कौमी सलामती के तमाम मामलात में आप देख रहे हैं कि पूरी फौज अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। अगर हम इस वाक़ये की बात करें तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि हमारे जो दुश्मन है, जो अमन दुश्मन है, उनसे हमारी कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। हेलो। जी जी सर, आपकी हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, अच्छा आ रही है। हाँ, सही कहा। हम देखिए, पाकिस्तान जो है वो कई सालों से ना हालत जंग में है। बिल्कुल। और ये जंग जो है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये टेररिज्म है जो उसके स्पॉन्सर है, जब तक इनको हम कैपिटल किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे जवान जो हैं अपनी कीमती जानें जो हैं वो शहादत कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देखने की है वो ये है कि इसमें थोड़ा-सा इंटेलिजेंस का भी ज़िक्र करूँगा मैं। थोड़ा-सा इसमें फेलियर नज़र आता है। हमें पता है कि रॉक एजेंट भी एक्टिव हैं, दूसरे भी एक्टिव हैं। तो लोकली भी लोग कुछ उनमें शामिल किए हुए हैं। आपने देखा होगा ना, ये जो हादसा हुआ है जिसमें 30 आदमी शहीद हो गए हैं, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने ये किया है। तो खुल के उन्होंने, उनकी वीडियो भी चल रही है, वो बयान दे रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह जो सवाल उभरता है वो ये है कि जब हमारे फोर्सेस सारे डिप्लॉयड हैं, FC भी डिप्लॉयड है, आर्मी भी डिप्लॉयड है, लोकल पुलिस भी डिप्लॉयड है, तो ये बारूद से भरी हुई गाड़ियां जो हैं वो कैसे मतलब जाके अपने टारगेट को हिट करती हैं, इसके ऊपर थोड़ा हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल। जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, बेस ऑपरेशन करते हैं, हम लोग काफ़ी उसमें एडवांस हालत में गए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं, ये सवालिया निशान ज़रूर उठाते हैं। और इसके ऊपर एक मजबूत इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी गाड़ी जो है, देखें वो पैराड्रॉप तो होती नहीं है गाड़ियाँ, वो रोड पे चल कर आती हैं। बिल्कुल ऐसी है। रोड पे
रोड पे चलकर आती हैं और वो अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा फेलियर हुआ है। तो बहरहाल पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, हालत जंग में है, तो अवाम को इसमें भरपूर साथ देना चाहिए। हम्म। अवाम को भी चाहिए तो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ वो देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं हम्म। जिसमें लोग बैठे हुए हैं, बेमकसद जा रहे हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो आगे इसमें इस सिलसिले में लोग बाय आर्मी को एडवांस इंफॉर्मेशन देते हैं। जी। लेकिन इसमें हमें थोड़ा अपना यकीनन थोड़ी सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी हम्म। और कुछ नए इंटेलिजेंस के मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि ये कीमती जानों को बचाया जा सके। क्योंकि वो जो आ रहा है वो तो मरने के लिए आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि वो मरे तो काला केला खुद ही मरे, बल्कि दूसरों को मतलब साथ अपने शामिल न करे। बिल्कुल ऐसी तो है। हाँ, ये अब देखना है इसको कि सूरत हाल वैसे तो संगीन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा होगा हम्म। एनडब्ल्यूएफ की खैबर पख्तूनख्वा में भी इक्का दुक्का वाक़या जो है होते रहते हैं। तो वो तो हमने आपने देखा होगा किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो वहाँ पर अब जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं, वो हमने रोक ली हैं। हम्म। तो इसमें ज़रूरी है कि ये जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, ये वल्नरेबल है और यहीं हम्म। पर सारी डेवलपमेंट हो रही है, सारे मिनरल्स है यहाँ, सारी दुनिया की नज़र यहाँ पर है। तो वो ये किस्म का इस तरह के वाक़या हम्म। जो है वो जो बाहर के सही। इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर की कंपनियाँ आई हुई हैं, हम्म। वो फिर ज़रा दिल बर्दाश्त हो जाती हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसी है। वो तो यहाँ काम करने आई हैं। और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पर कभी-कभी वक़्फ़े-वक़्फ़े से बसों को रोककर शनाख्ती कार्ड चेक करके जी। लोगों को मारा जाता है। वो बिल्कुल भी ऐसे ही है सिलसिला सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्ज़ियाकार प्रोफेसर सलमान अली भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मीर यूनुस साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे अभी कर्नल साहब ने फरमाया कि ऐसा कोई ना कोई फेलियर मौजूद है जिससे हमें इतना शदीद नुकसान हो रहा है और हमें इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो मासूम जानें हैं वो जा रही हैं, शहीद हो रही हैं बगैर किसी वजह के। तो पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की जा रही है। भारत के जो सहूलतकार हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कितना जरूरी हो गया है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आज के जो वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या, क्वेटा में जो ट्रेन पे हमला हो गया और उसके साथ साथ जितने सिविलियन लोग के घरों पे वो शहीद हो गए और बहुत हम्म। सारे अमलाक को नुकसान पहुंचा। देखिए फेलियर तो आप समझ रहे, जहाँ पे ट्रेन पे आज जो हमला हो गया है, जो चमन फाटक जिस एरिया को कहते हैं, हम्म। ट्रेन को वहां से रवाना हुए मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं होगा जहाँ से ट्रेन लोड होके निकला हुआ है। हम्म। तो 1 किलोमीटर के एरिया में इनके हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर आप देख ले हम्म। कि इनको इतना भी वो नहीं हुआ है कि जहाँ से ट्रेन निकला है 1 किलोमीटर का फासला है, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा बिल्कुल, सही। कि वहां पे धमाका होता है। तो फेलियर तो बहुत है। देखिए हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि जी हमने ये किया है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों से, खुजार से मेरा ताल्लुक है। कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि आप उस पर सफर कर सकते हो, कोई हम्म। भी ऐसा रोड नहीं है कि आप अगर क्वेटा से कराची के लिए निकलते हो तो आपको 2-4 जगहों पे जरूर कहीं ना कहीं हम्म। एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप मकरान की तरफ जाते हो, या आप तफ्तान की तरफ जाते हो, या दूसरे इलाकों की तरफ जाते हो। हम्म। देखिए हम कहते हैं कि जी हमने तो कंट्रोल कर दिया, हमने इतने दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन उनकी वारदातें तो दिन ब दिन बढ़ती सर जा आप रही खुद है। एक अपोजिशन मेंबर हैं, तो आप हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? आए रोज ये वाकयात पेश आते हैं और मासूम जानें शहीद हो जाती हैं इस तरीके से। देखिए बिल्कुल मजम्मत तो की जब जाती भी है लेकिन कोई काम नहीं किया जाता। जब भी इन कैमरा मीटिंगें हुई है तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसे हैं कि उनको आप ओपन नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मसाइल जो होते हैं। कुछ चीज़ों को जब इन कैमरा मीटिंगें होती है, जब इन इजलासें होती है, तो उसमें खुल के हम हर चीज़ सामने रखते हैं। उसके अलावा भी जब भी हुआ है हम बैठे हैं, हमने वज़ीर आला से भी यही कहा है, वज़ीर दाखिला से भी यही कहा है, हम्म। या दूसरे जो कुव्वतें हैं जो सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हैं, हम उन सब से मिल के हमने एक एक चीज़ उनको कहा है।
देखिए ये कह रहे कि जी 1500 बंदे हैं, 1500 बंदों को हम कुचल देंगे, हम एक एसएचओ की मारे। कहाँ गया एसएचओ, कहाँ गया आपका दूसरी चीजें? वो 1500 बंदे तो आप दावा करें कि जी हमने 1500 बंदे मारे हैं इनके। अगर 1500 बंदे मारे हैं तो ये बाकी कहाँ से आ रहे हैं? आप यकीन नहीं करोगे, हजारों की तादाद में ये लोग हैं सही। और मुख्तलिफ जगहों पे है। बिल्कुल हमारे सिक्योरिटी फेलियर नजर आ रहा है हमें। पहले देहातों में थे, पहाड़ों पे थे, अभी रोडों पे आ गया, अभी शहर के अंदर आ गए। बिल्कुल। ये दूसरा वो है कि जो रेड जोन पे हमला हो रहा है, पहले भी रेड जोन पर आ गए, अब भी रेड जोन तक पहुंच गए। वहां से रेड जोन, मेरे ख्याल में रेड जोन के शीशे भी टूट चुके होंगे, जो रेड जोन का एरिया है। तो इससे ज्यादा और फेलियर क्या हो सकता है? हम्म। बाकी हम ये दूसरी बात ये कहते हैं कि जी दुश्मन दुश्मन, जाहिर है दुश्मन तो आपको नहीं छोड़ेगा। दुश्मन तो दुश्मन होता है ना, उसका उसका जब भी बस चलेगा वो आपको नुकसान देने की कोशिश करेगा, चाहे किसी भी तरीके से करेगा। वो आपके अंदर से भी कर लेगा, बाहर से भी कर लेगा। बाहर से अगर उसका बस नहीं चलता है तो अंदर से वो अपना काम करता जाएगा। बिल्कुल। दुश्मन तो दुश्मन है। उससे तो गिला करना और ये करना कि जी दुश्मन कर रहा है, वो तो दुश्मन है। दुश्मन से तो कोई गिला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है सर, दुश्मन से कोई गिला नहीं किया जा सकता। दुश्मन तो जितना हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। सलमान अली साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान अपना सिफारती किरदार अदा कर रहा है, जिस तरीके से मार्का हक में भारत को अपनी मुंह की खानी पड़ गई? वो खुद तो पाकिस्तान में नहीं घुस सकता, लेकिन वो भरपूर तरीके से अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं अफसोस का इज़हार करूँगा अपने तमाम पेशरो जो हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरका हैं उनकी तरह, कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया और जिस तरह हमारे जेयूआई के मोहतरम रुकन ने फरमाया कि सिक्योरिटी फेलियर अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए बात ये है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम वोकल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। अब ओपन फोरम डिस्कशन होने चाहिए समाजी तंजीमों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान। आपस में एपीसी कॉल करनी चाहिए कि एक्चुअली जो बलूचिस्तान का इशू है वो है क्या। देखिए इंडिकेट किया उन्होंने कि मादनियात हैं, दुनिया भर की एजेंसियां वहाँ काम कर रही हैं, हमारे मुखालफिन वहाँ काम कर रहे हैं। अगर और लोग काम कर रहे हैं तो हमारी हुकूमत, हमारी आवाम, हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारे पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो और हमारी समाजी तंजीमें, इन्हें भी भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। सानिया, बहुत अफसोसनाक है, कोयटा की तारीख में 100 लाशों, शोहदा की लाशें हम देखते आ रहे हैं गुज़िश्ता कई बरसों से। बहुत खूनी सरजमीन है कोयटा हमारी और अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसमें आज भी जो जानी नुकसान हुआ है इंतहाई काबिल अफसोस है। बशमूल ये कि सिक्योरिटी एहलकार, उनकी फैमिलीज, जिस तरह बताया जा रहा है कि फ्लैट्स में भी जो एक पूरी फैमिली जो है वो जहाँ बहक हुई है, शहीद हुई है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मासूम बच्चों का, औरतों का कोई कसूर नहीं है। अगर यहाँ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तमाम ये बात आया है, यानी अब ये बैठ के अगर हम भी वही बात दोहराए कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, फेलियर्स हैं, ठीक है ना, कुछ गैप्स हैं गवर्नमेंट के और आवाम के दरमियान, तो ये गैप कौन फिल करेगा? इस गैप को करने के लिए भी तो मैंने और आपने ही कोशिश करनी है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश करनी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस ने कोशिश करनी है, हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट मौजूद है। ये कब आपस में बैठेंगे, कब एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे? देखिए पॉलिटिकल जो गैप आ रहा है ना हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ चीजों को जो है बात करने पर आजादी नहीं है या आप आजादी से बात नहीं कर सकते, ये असल में फेलियर है। अगर आप लोगों को राय देने का हक देंगे कि लोग राय दें और इसके अपनी, मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है कि जैसे सिक्योरिटी फेलियर हो गया या रॉ के एजेंट्स काम कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, मैं भी ये कह के जान छुड़ा लूं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन गवर्नमेंट और जमहूरी हुकूमत, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वहां पर सरफराज बुख्ती साहब की गवर्नमेंट काम कर रही है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां काम कर रही हैं, सब बशमूल सब पाकिस्तानी है। जिसके पास एक पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, इसका मतलब है कि ही हैज सिमिलर राइट्स। ठीक है ना, सबके पास बराबरी के हकूक है, सबको ये हक हासिल है कि वो इस मसले को डिस्कस करे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तमाम से, आपके चैनल 5 के तवज्जुह से, कि जहां तक भी ये आवाज जा रही है और जानी चाहिए कि आप तमाम अदारों को मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ, और दहशतगर्दी मतलब मैं इसको कह के उन अनासिर को जो है माशरे से अलग नहीं करना चाह रहा। देखिए लोगों को मौका मिलना चाहिए, अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो यही पाकिस्तान के एसेट्स हैं।
बलोच सही जवान हमारे एसेट्स हैं, बलोच टैलेंट हमारा एसेट्स है, बलोचिस्तान की सरजमीन हमारे एसेट्स है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है। इसका एक एक चप्पा, एक एक गोशा हम किसी से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मसला ये है कि अगर हम दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप में इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल ठीक ऐसी है है, ना? बिल्कुल ऐसी है। कर्नल साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सलमान साहब फरमा रहे हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो क्या लगता है ऐसा कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए अपनी जो हमारी इंसानी जानें हैं, जो हमारा माली नुकसान हो रहा है, जो हमारा जानी नुकसान हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए? देखें, सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जिसका मैंने भी थोड़ा तज़किरा किया था। हम्म, और जहाँ तक देखें, जो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अपना काम तो कर रही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बात ये है कि जो जिनके साथ आपने गुफ्तगू करनी है, जिनके मसाइल हल करने हैं, हम्म, उनको भी तो साथ में लाएं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि एक फौरी तौर पर ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उसमें छोटी पार्टियां, जो तांगा पार्टियां हैं, उनको भी शामिल करें। सही। छोटी पार्टी, मेरा मतलब ये है कहना, तांगा जी जी। पार्टी से मतलब कि जिनके मेंबर कम हैं, हम्म, सबको बिठाएं एक मेज के ऊपर और उनसे फिर बातचीत करें, उनसे मशवरा करें कि भाई आप बताएं, आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है। सही। हमारे पास तो यही सोल्यूशन है कि आप फायर आएगा, हम ऊपर से फायर करेंगे, आपको भी मारेंगे, हमारे बंदे भी शहीद होंगे। पर ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमने अमन कायम करना है और ये जो बेगुनाह जाने ज़ाया हो रही हैं, हम्म, इनको रोकना है। क्योंकि आप देखें, अभी 30 आदमी तो वो वैसे शहीद हुए हैं। इसके अलावा भी ये फौज के भी कुछ जवान जो है वो भी शहीद हुए हैं और ये हम्म, दूसरे जो लोग हैं और भी कुछ जख्मी भी हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिगर जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ा बढ़ती चली जाएगी। हम्म, तो मकसद ये है कि सोल्यूशन इसका एक ही है कि सबको बिठाएं और सबको बिठाएं, जो आपके खिलाफ हैं उनको ज्यादा सुने, उनको ज्यादा वक्त दें कि हम्म, भाई आप बताएं ना, आपको क्या तकलीफ है, हमसे क्या मसला है तुम्हारा, तो उसको आप हल करें। आप हल तो आपने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, जो इसकी भी हुकूमत है उसने करना है। लेकिन अगर आप उसको हल करने के बजाय आप उनको काउंटर करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, तो वो बात नहीं बनती। अब तो हम लोग देखिए 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। अब हम्म, बहुत अब वो जमाना चला गया पुराना। अभी तो देखें, बेशक आपको टीवी पे खबरें नहीं मिलेंगी या अखबार में नहीं मिलेंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो 1 मिनट में जो भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो फौरन आ जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी है। बात बड़ी सीधी है। देखें, जब आप इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं तो वो फिर जैसे पानी का गिलास भर जाए, ज्यादा डालेंगे तो बाहर गिरता है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो फिर ये सोशल मीडिया पे आके फिर वो गंद उछालेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे और मामला को खराब करेंगे और उसको एक हाइप क्रिएट कर देंगे बिल्कुल। कि पाकिस्तान में अमन और अमन की सूरत हाल जो वो सही नहीं है। हम्म, जिसमें यकीनन जो हमारे करता धरता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, अब उनको चाहिए कि अपना एक नया सिस्टम इवाल्व करें ऐसी जगह पर जहाँ पे के इस किस्म के वाकयात होते हम्म, हैं। उनका रेगुलर मतलब ये है कि जो रोड के ऊपर है उनका एक राउंड होना चाहिए, आपस में एरिया बिल्कुल ऐसी बांटें। है सर, हमारी भी लॉ यही दुआ है लॉ कि पाकिस्तान लॉ में अमन लॉ कायम हो। इन्फोर्समेंट जी जी। एजेंसी के लोग जो हैं वो जो है ना ये एरिया को कवर करें, ताकि क्योंकि हर एक आदमी के पास ट्रांसपोर्ट है हम्म, और जो सैटेलाइट से हेल्प लें नक्शों से कि कौन कौन सी जगह पे आपको गाड़ियां नजर आती हैं, ट्रांसपोर्ट नजर आती है। आपने देखा होगा इनकी ट्रांसपोर्ट बड़ी होती है लोगों के पास, उसके बगैर तो वो चल नहीं सकते। तो बिल्कुल। मतलब ये है कि एक नया सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा हम्म, और जब तक आप लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो हम्म, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसी है सर। अमन की जो कोशिशें भी पाकिस्तान करने में लगा हुआ है। दुआ यही है कि पाकिस्तान में भी अमन कायम हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान सिफारती तौर पर अपना जो है ना एक किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान बैकडोर सिफारतकारी में कलीदी किरदार अदा किया है और मुमकिन अमन मुआहदे का भी जल्द ऐलान मुतवक्के है। मीर यूनुस साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? जी दोबारा क्या मैं
सर, आई एम सेइंग कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपना सिफारती किरदार अदा कर रहा है और अमन मुआहिदा जल्द मुतवक्की है, तो इस कामयाबी पर क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमन मुआहिदा जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और उसमें जिस तरह अमन के लिए उन्होंने कोशिश की है, इसको तो सब अप्रिशिएट करते हैं, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी जितनी इसने हासिल की है और आगे भी हासिल करता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप अपने अंदरूनी मामलात को जरा संजीदगी से हमें देखना होगा। आप देखिए, कर्नल साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि इसका हल सिर्फ ये नहीं है कि इसके हल के लिए हम लोगों को अपने साथ ले लें, हम पार्टियों को ले लें। असल नुमाइंदों को अगर आप मौका दे देते ना, ये 2024 का जो इलेक्शन हो गया, अगर ये फार्म 47 वाली बातें नहीं होती, असल नुमाइंदों को आप लेके आते, तो मेरे ख्याल में इस तरह के हालात भी नहीं होते। अभी आपके पास तो ऐसे बंदे नहीं हैं कि वो जाए और लोगों से बात करे और लोगों को करे। हम कहते हैं कि जी लोगों से मुज़ाकरात कर ले, लोगों से बात करें। ये नहीं कि आपको 100% अगर उसमें कामयाबी हो, आपको अगर 50% कामयाबी होती है तो बहुत बड़ी कामयाबी है। आप बहुत सारे लोगों को सुन ले, अवाम भी साथ दे रहा है। अवाम कब तक साथ देगा? देखिए, अगर कोई अवाम जो धमाका हो गया है, इसके साथ अगर कोई शवायद दे देगा तो वो दूसरी पार्टी इनको नहीं छोड़ेगा। अगर कोई थोड़ी सी नहीं देगा तो ये लोग नहीं छोड़ते। अवाम को भी तो इस तरह का रिलीफ दे दे ताकि अवाम भी तो किसी तरीके से मदद करे। अवाम तो मदद करने के लिए, ज़ाहिर है अवाम मर रहा है, बिल्कुल रोडों पे नसीम। मर रहा है, हर जगह पे मर रहा है। अवाम की कोशिश तो ये है कि अमन आ जाए। अवाम तो ये नहीं कह रहा कि बदअमनी हो। मुझे जो लगता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने चाहिए, अच्छी खासी मुज़ाकरात हो उसमें। जैसे कर्नल साहब ने कहा, सलमान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हों और लोग बात करें, उसमें लोगों को सुने, उनको भी सुने, उनकी बातें कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। जरूरी नहीं कि हर बात उनकी मानी जाए, लेकिन ये है कि कम से कम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं कि जी नहीं, मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, हम बज़ोर शमशीर जो है ना इनको ख़त्म करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बज़ोर शमशीर ये चीज़ें ख़त्म हों। सही। सलमान अली साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान अपना सिफारती तौर पर कलीदी किरदार अदा कर रहा है और बेहतरीन किस्म की जो है ना एक उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, अमन मुआहिदा भी बहुत जल्दी मुतवक्के है। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे दुश्मनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी तो ये प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में इतनी तबाही मचाने में लगा हुआ है, और अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो उसके नताइज क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, उसका ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल से तो खैर किसी हद तक नहीं है, इसलिए कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात इन वाक़यात से पहले से जारी हैं और उनकी यानी रॉ की सरपरस्ती जो है वो दहशतगर्द गिरोह की पहले से जारी है। ठीक है ना? अब बात आपके सवाल का हवाला इसका कि जो पाकिस्तान की मौजूदा कोशिशें हैं, तो मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में आपके अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर इस्लामाबाद एलामिया तारीखी एलामिया हो जाता है तो हमें आइंदा पाकिस्तानी स्टडीज में अपने चैप्टर्स में इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज, पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की अमन के लिए काविशें जो है वो तारीख का एक हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है ना, बजा तौर पर। अब आते हैं दूसरी बात जो मैंने पहले की है कि दहशतगर्दी के लिए ये वाक़यात जो हो रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो मैंने एक सजेशन दी है, मेरे जो शुरा हैं उन्होंने इससे इत्तेफाक किया है, क्योंकि देखिए जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा उस वक्त तक दहशतगर्दी के जवाब में बाकायदा दहशतगर्दी करके इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। और जैसा भी उन्होंने कहा कि ये पुराना ज़माना नहीं है कि मारने वाले मार के पहाड़ पे चले जाए या सिक्योरिटी एहलकार को कार्रवाई करके दहशतगर्दों के खिलाफ वापस कैंट के एरिया में आने के बाद महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। ये ज़माना बदल गया है। ठीक है ना? अब इन चीजों का गुंजाइश नहीं रही है। अब देखें, इतनी बड़ी जंग के बाद भी ईरान और अमेरिका टेबल टॉक के लिए बैठने पर तैयार है, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की काविशों से जो मुज़ाकरात हुए हैं, इससे कम से कम हमले रुक गए और जानी नुकसान रुक गया। वरना मीनाब के स्कूल और हॉस्पिटल जो ईरान में तबाही हुई, उनकी लीडरशिप गई, तो जंग सिवाय नुकसान के तो कुछ भी नहीं है। कोई भी ज़ी-शऊर आदमी जंग की और दहशतगर्दी की कभी हिमायत नहीं करता। और बिल आखिर आपको टेबल टॉक के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना ही पड़ेगा। आज आए, कल आए, परसों आए, और जितनी देर से आएंगे इन वाक़यात की फहरिस्त तवील हो जाएगी। मेरे मुंह में खाक मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हम गुज़िश्ता वाक़यात को जो जाफर एक्सप्रेस का सिब्बी के इलाके में हुआ था, हम शायद ये समझ बैठे थे कि यह आखिरी
واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد کوئی واقعہ ٹرین کا حادثہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آج بھی ہو گیا. تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا, دوبارہ میں اس بات کے لیے تذکر کر رہا ہوں کہ لیکن ہم اس واقعے کو آخری نہ سمجھے. اگر ہمارا ایٹیچیوڈ یہی رہے گا تو دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کو جتنی جلدی ہم میک اپ کر سکتے ہیں مذاکرات کے بالکل ذریعے, اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی پارٹی جو وہاں کی نیٹو پیپلز ہیں, وہاں کی مقامی پولیٹیکل گروہ ہے, ایون میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جتنی سوشل آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہیں, جتنی سماجی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں, آپ ان سب کو انوائٹ کریں, وہاں کے ٹیچرز کو انوائٹ کریں, وہاں کے انٹلیکچوئلس کو انوائٹ کریں, وہاں کے لوگوں کو انوائٹ کریں کہ بھائی آئیں. آپ ہمیں وہاں کے صحافیوں کو انوائٹ کریں. آخر صحافی وہاں کے معاملات پہ گہرے نظر رکھتے ہیں, بالکل ان کی ایسے رائے لے کے بھائی آپ کے خیال میں اس کی کیا ممکنہ حل اس کا موجود ہے آپ کے پاس, تو وہ جو ممکنہ حل آپ کو دیں گے. آپ کے پاس ایک سے زیادہ حل موجود ہوں گے. دیکھیں ہم سوشولوجی میں پڑھتے ہیں کہ جتنے پرابلمس کا آپ کے پاس ممکنہ حل کی تعداد زیادہ ہوگی, آپ کے پاس سلیکشن بڑھ جائے گا. آپ اس کے اے بی سی پلان کر سکتے ہیں کہ یہ سب بالکل سے اچھا پلان ہے, اس کو ہم پلان اے کے طور پر, اس کے بعد پلان بی کے طور پر, پھر پلان سی کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ تجربہ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا لوگوں کو بولنے کی اجازت دینی پڑے گی, آزادی دینی پڑے گی. جو ہے فارم 47 کی بات کرتے ہوئے ہمارے اپوزیشن رہنما جو ہے تھوڑا سا خائف محسوس ہوئے, مجھے ان کے لہجے سے لگا کہ وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو کھل کر بات کرنے کی اجازت ہے. دیکھیں جہاں ڈیموکریٹک سسٹم فیل ہوگا وہاں دباؤ جو ہے کسی نہ کسی اور سمت میں نکلے گا. آپ عوام کی رائے کی اگر قدر نہیں کریں گے تو عوام کی رائے کا جو دباؤ ہے وہ کسی اور صورت میں ظاہر ہوگا, کسی اور کونے میں ظاہر ہوگا. صحیح. یہ تمام رد عمل جو ہے یہ انہی چیزوں کا بالکل آپ صحیح فرما شاخسانہ رہے ہیں, ہوتے ہیں. عوام کی رائے بھی بہت ضروری ہے. کرنل صاحب جس طریقے سے سلمان صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام کی رائے بھی بہت ضروری ہے, آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے فیلیئرز ایسے موجود ہیں. وہ کون کون سے ایسے فیلیئرز ہیں اور ان تمام فیلیئرز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل قیادت اور ہم سیکیورٹی فورسز کی بات کریں تو وہ تو ایک پیج پر ہیں کہ 2026 میں آپ نے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے, اور یہ خبر ہمیں جلد از جلد سننے کو ملے کہ ہم نے آخری دہشت گرد کو بھی ختم کر دیا ہے. تو کیسے فیلیئرز کو اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ کرنل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جواب میں کہوں کہ اگر آپ یہ پلان کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے تو یہ اس کا کوئی ممکنہ حل نہیں ہے. اس لیے کہ دہشت گرد مارنے سے ختم نہیں ہوتے, پرابلم کو سالو کرنے سے ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج تک آپ دیکھ لیں کہ کردستان کے لیے جو مہم چل رہی ہے 3 ملکوں میں, ترکی, ایران اور عراق سلمان میں, صاحب میں نے آج آپ کا تک وہ اپنے پوائنٹ لے لیا تھا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن میں نے آپ کا پوائنٹ لے لیا تھا. کرنل صاحب میرا آپ سے سوال ہے. جی 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 کیا کرنل سوال صاحب میں کیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جب فیلیئرز کی بات کی تو کین یو ایکسپلین کہ وہ ایسے کون کون سے فیلیئرز ہیں اور ان کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فیلئر تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو اس کو ہم انٹیلیجنس فیلئر کہیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے جو فوج کی طرف سے, ایف سی کی طرف سے, پولیس کی طرف سے اور دوسری ایجنسیز ہیں وہ مطلب ڈپلائیڈ ہیں اسی کام کے لیے پورے پاکستان میں. اور خاص طور پر جو سینسٹیو ایریا ہے وہاں پر وہ زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں, اور انہوں نے بے شمار ایسے کیسز پکڑے ہیں, لوگوں کو پکڑا ہے جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے اور جو مطلب یہ ہے کہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے. تو اب اس میں تو میں نے جیسے کہا ہے نا کہ اب ان کو تھوڑا اپنا موڈس آپرینڈی کو چینج کرنا پڑے گا. یہ جو خاص طور پر جو بلوچستان کا ایریا ہے, جو روڈ ہے, اس کو کسی طریقے سے آپ دیکھیں ویپن سے, ایمونیشن سے اس کو کور نہیں کر سکتے. تو آپ کو تھوڑا اس میں تھوڑا گاڑیاں ڈپلوائے کرنی پڑے گی. ہر ایک اس کو ایریا دے دیں کہ آپ اتنے میل تک آپ نے سنبھالنا ہے, اتنے میل کا آپ نے سنبھالنا ہے, اور ان کو دور بھی دے دیں, دور دیکھنے والی, تاکہ وہ موومنٹ دیکھ سکیں کہ گاڑی کی آ رہی ہے کہ نہیں, اور آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہو گاڑیوں کی, ان کے اندر وائرلیس سیٹ موجود ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اگر ان کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے, وہ گاڑی نظر آتی ہے, مشکوک لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ فوراً اس کو کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا ریسورسز کو آپ کو سٹریس کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے. اب ہمارا جو لوگ ہیں وہ باہر سے بھی بہت ہائی لیول ٹریننگ لے کر آئے ہوئے ہیں, تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دیکھیں کہ پرابلم یہ ہے کہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے
اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بالکل تو ہمیں اس چیز کو نا اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. اور ہم نے سب نے مل کر بیٹھ جب صاحب کہہ رہے تھے اور ایک ہی بھی تھے کہ سب بیٹھ کے مل کے بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں اور 3-4 دن میٹنگ جاری رکھیں جب تک کہ کنسنسس ڈیولپ نہ ہو جائے. وہ میٹنگ ختم ہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہیں کہ گفتن نشستن برخاستن والی بات نہیں ہونی چاہیے. قیمتی جانوں کا ضیاع ہے چاہے کسی کا بھی ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کو تھوڑا مزید کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو انوالو کریں, ان کو وائرلیس سیٹس دے دیں تاکہ وہ کوئی ایسی مشکوک حرکت دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں تو وہ نیئرسٹ جو ان کو چیک پوسٹ ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں ہے اس کو اطلاع دے سکیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے جو لوگ ہیں بڑے ٹرینڈ ہیں, لیکن جب آپ ان کو وہ ٹریننگ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. اور یہ میرے خیال میں, اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں جو بھی تو ان کو مطلب یہ ہے کہ دکھائیں پورے پاکستان میں, ان کی شکلیں دکھائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ لوگ ہیں, اور پھر ان کو جو سزا دیں وہ بھی اوپنلی دیں تاکہ ایک لیسن آئے دوسروں کے لیے, ڈیٹرنس ہو. جب تک سزا ڈیٹرنس نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں بنے گی. ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہیں گے, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ سیکیورٹی کا جو ہے کامن پرابلم ہے. صحیح. اس سے پورے ملک کے عوام کا مسئلہ ہے, کسی ایک صوبے کا نہیں ہے, کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے. ایک انسان کی جان جانا جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ انسانیت کی جان جا رہی ہے. بالکل ایسی ہے سر, صحیح فرما رہے ہیں آپ. میرز یونس صاحب, اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, امن معاہدہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہم ایران سے پیٹرول خرید سکیں گے, ایسی پیٹرولیم مصنوعات پاکستان میں آئیں گی, تو کوئی پاکستان کے حالات پہ کوئی فرق پڑے گا, پاکستان پہ عوام پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیں جی, امن معاہدہ اگر ہو جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ ہم اپنی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں ابھی جتنا مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر لیا پورے ملک میں, باقی جگہوں پہ جہاں پہ جنگ ہو رہا ہے وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہوگی, اور ہم پہ اثر پڑ گیا اور ہم نے اتنی مہنگائی کر دی اور اتنے ٹیکسز اپنے بڑھا دیے کہ مہنگائی کا طوفان جو ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں آ گیا. بالکل. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیزوں سے اس ملک کو یہ کریں گے. اس کے لیے سنجیدگی سے ان کو سوچنا پڑے گا. بھلے ایران سے تیل لے لے, ایران سے اگر آپ کو سستا تیل ملتا ہے تو آپ ایران سے لے لیں. ضروری نہیں کہ آپ مہنگا تیل خریدیں اور مہنگا لوگوں کو بیچ لیں اور اپنے عوام کو جو ہے نا تکلیف میں لے کے آئے, اور مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نا وہ پورے آپ کے ملک میں آ جائے. تو میرے خیال میں یہ امن معاہدہ تو ہوگا انشاءاللہ. امید تو یہی ہے کہ امن معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد اچھے اثرات پڑیں گے ہم پہ اگر ہم خود سنجیدہ ہو اپنے ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے. رہنما JUI فے میر یونس زہری صاحب اور تجزیہ کار پروفیسر سلمان علی, کرنل ریٹائرڈ مختار احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ پاکستان کی اس کشیدہ صورتحال پر, جو کہ پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں, بھارت سے جس طریقے سے پاکستان میں تباہی مچوانے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں, جو سفارتی طور پر پاکستان اپنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, وہ بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں, امن اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سچ کی تلاش کے ساتھ. تب تک لے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.